नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F8 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, डीएलएड प्रथम वर्ष पेपर कोड F8 में आप सभी को पढ़ना है पेडागोजी ऑफ हिंदी, यानी कि हिंदी का शिक्षण शास्त्र। हिंदी के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत आपके डीएलएड प्रथम वर्ष में भाग 1 पढ़ना है एवं द्वितीय वर्ष में 2 पढ़ना है, यानी कि पेडागोजी ऑफ हिंदी 1 डीएलएड प्रथम वर्ष में पढ़ना है और पेडागोजी ऑफ हिंदी 2 पढ़ना है आपके डीएलएड सेकेंड ईयर में और आपके प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल पर। तो हमने आपके पेडागोजी ऑफ हिंदी का 3 वीडियो पहले से बना चुके हैं, जिसे कि आप सभी जानते होंगे। आपके इस पेडागोजी ऑफ हिंदी को 4 अध्याय में बांटा गया है, 4 इकाई में बांटा गया है। तो 3 इकाई का 3 यूनिट का मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर चुका है, जिसे आप सभी देख सकते हैं। और आज के क्लास में, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इकाई 4 से। इकाई 4 में आप सभी जानते होंगे, आप सभी को पढ़ना है पढ़ने की क्षमता का विकास। इकाई 4 में आप सभी को जानना है पढ़ने की क्षमता का विकास। इसके अंतर्गत हम जानेंगे पढ़ने का अर्थ क्या होता है, यानी कि शुरुआती पढ़ना किसे कहते हैं, पढ़ना की चरणबद्ध प्रक्रिया को हम समझेंगे। इसके साथ ही साथ पढ़ने की प्रक्रिया और विभिन्न सोपानों में अनुमान लगाने, अर्थ को समझने, लिपि को पहचानने और पढ़कर प्रतिक्रिया देने, पढ़कर सार प्रस्तुत करने का तात्पर्य क्या होता है और इसका महत्व क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या होता है, इसके बारे में भी आपके इकाई 4 में, यानी कि पढ़ने की क्षमता का विकास में आप सभी को अध्ययन करना है। इसके साथ ही साथ आपको पढ़ना है इकाई 4 में पढ़ने के प्रकार। पढ़ने कौन कौन प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि सस्वर। सस्वर यानी कि बोल बोल कर पढ़ना। एक होता है मौन पठन। मौन पठन में आप बोल सकते हैं, यानी कि चुपचाप अपने मन में पढ़ना है। जैसे कि अधिकतर आप सभी पढ़ाई करते होंगे, आप क्या करते हैं, अपने मन में पढ़ते हैं, उसे कहते हैं मौन पठन। उसके बाद होता है गहन अध्ययन। गहन पठन या गहन अध्ययन। गहन पठन यानी कि किसी चीज़ को आप बहुत ही डीपली पढ़ते हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। जैसे आप कोई सस्पेंस या थ्रिलर नॉवेल पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब सस्पेंस और थ्रिलर आप नॉवेल पढ़ते हैं तो उसे बहुत ध्यान से, बहुत गहराई से पढ़ते हैं, क्योंकि यदि आप उस नॉवेल को, उस उपन्यास को आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आए। उसके बाद आपको पढ़ना है शब्द और अर्थ का अनुमान लगाते हुए पढ़ना, स्किप रीडिंग, स्कैन रीडिंग इत्यादि। इस सब के बारे में भी हम इकाई 4 में पढ़ने की क्षमता के विकास में जानेंगे। इस सब के लिए हम विस्तृत रूप से आप सभी के लिए अलग अलग सेपरेट वीडियो लेते आएंगे। इसके अलावा आपको जानना है पढ़ना सिखाने के विभिन्न तरीके और उनकी समीक्षात्मक समझ, वर्ण विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि, अर्थपूर्ण संदर्भ इत्यादि के बारे में हमको जानना है, आप सभी को जानना है इकाई 4 के अंतर्गत। इकाई 4 में बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज़ पढ़ना है और वो है पढ़ना सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बाल साहित्य की भूमिका। बाल साहित्य की क्या भूमिका होती है पढ़ना सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में, इसके बारे में भी हम इकाई 4 के अंतर्गत ही जानेंगे। इसके अलावा आप जानिएगा भाषा सीखने के संकेतक पढ़ने के संदर्भ में। तो ये तो था आपके इकाई 4 का पाठ्यक्रम, इकाई 4 का सिलेबस, जो कि आपको पढ़ना है डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F8 पेडागोजी ऑफ हिंदी के अंतर्गत। यदि आपके हम इकाई 4 के विश्लेषण करें, इसके हम उद्देश्य को देखें, इसके ऑब्जेक्टिव को देखें कि हमको इकाई 4 को पढ़ने के बाद, इकाई 4 को समझने के बाद हम क्या चीज़ें सीख पाएंगे, क्या चीज़ जान पाएंगे, इसके बारे यदि हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि आपका जो इकाई 4 है, इसमें जब आप पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ने की जो क्षमता है, उस पढ़ने की क्षमता में आपकी वृद्धि हो जाएगी, यानी कि बढ़ोतरी हो जाएगी। पढ़ना सीखने की समझ भी आपकी विकसित होगी तथा पढ़ना सिखाने के तरीकों का
क्रियान्वयन करने की तत्परता पर भी आप ध्यान लगा पाएंगे, क्योंकि यह आवश्यक होता है कि पढ़ने की क्षमता का विकास करते हुए पढ़ना सीखने में मदद करने की बारीकियों को आप समझें। जब हम इकाई 4 को पढ़ेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि अधिकांश जो अध्यापक या अभिभावक जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, बच्चों के बारे में शिकायत करते रहते हैं कि इतना सिखाते हैं, इतना करने के बाद भी बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। ये शिकायत सबकी रहती है, आपके माता पिता भी, आपके अभिभावक भी आपसे शिकायत करते हैं कि आप घर पर पढ़ते नहीं हैं। जब आप शिक्षक बनेंगे तो उस दरमियान भी अभिभावक व माता पिता शिकायत आपके पास लेकर आएंगे कि उनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो हम इसी इकाई पर, जो हमारा इकाई 4 है, हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर बच्चे पढ़ क्यों नहीं पाते हैं। इसका उत्तर आप बता सकते हैं कि बच्चे पढ़ क्यों नहीं पाते हैं? इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। आखिर वो रीज़न क्या है, वो वजह क्या है कि इतना पढ़ाने के बाद भी, इतना मेहनत करने के बाद भी, आपके द्वारा इतनी मेहनत की जाती है, शिक्षक लोग इतने कठिन परिश्रम करते हैं, उसके बावजूद भी बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। इसका वजह क्या हो सकता है, इसकी चुनौतियाँ क्या हो सकती है, इसके बारे में भी हम इकाई 4 में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। थोड़ा बहुत हम यहाँ विश्लेषण करना चाहेंगे। अधिकतर बार होता क्या है कि जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो हमारी जो भाषण शैली है या हमारी जो पढ़ाने का स्टाइल है, हमारे बताने की जो शैली है, शायद कहीं ना कहीं बच्चे उसे समझ नहीं पाते हैं। इसका रीज़न क्या है, हम उनके साथ एक फ्रेंडली व्यवहार नहीं रखते हैं, या हमारी जो शैली है, हमारे बताने का तरीका है, वो बच्चे को पसंद नहीं आता है या उन्हें समझ में नहीं आ पाता है, और डर के मारे या फिर आपके भय के कारण बच्चे अपनी शिकायत भी आपके पास कर नहीं पाते हैं। एक ये वजह हो सकता है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आप जो है अपने कार्य को, जो आप शिक्षक हैं तो अपने कार्य को आप बेहतर तरीके से अंजाम नहीं देते हैं, यानी कि बच्चे को आप होमवर्क नहीं देते हैं, उनके द्वारा होमवर्क की कॉपी को आप चेक नहीं करते हैं, जो जो गलतियाँ करते हैं उनकी गलतियों को आप नज़रअंदाज कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है। और भी बहुत सारा कारण है। जब इसको हम लेकर चलेंगे तो इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, इसकी चुनौतियाँ क्या क्या है, इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, वो पढ़ाने की कौन कौन सी शैलियाँ हैं, वो कौन कौन तरीके हैं जिनको अपना करके हम एक बेहतर शिक्षण प्रणाली को अपने विद्यालय में लागू कर सकते हैं। तो आपका जो पेपर कोड FN है, F8 है, इसमें आपको बहुत चीज़ जानना है। पेडागोजी ऑफ हिंदी के तहत हम हर चीज़ को जानेंगे। आपका जो पेडागोजी ऑफ हिंदी है ये और महत्वपूर्ण इस वजह से हो जाता है, इसके महत्वपूर्ण होने का कारण ये है क्योंकि आप कोई विषय पढ़े, चाहे आप मैथ पढ़ रहे हो, चाहे साइंस पढ़ रहे हो, चाहे आप इतिहास भूगोल पढ़ रहे हो, सब आप किस भाषा में पढ़ते हैं? सब आप हिंदी भाषा में ही पढ़ते हैं। इसीलिए जो आपका पेडागोजी ऑफ हिंदी है, पेडागोजी ऑफ हिंदी और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आप सभी के लिए, क्योंकि हम जिस भाषा में बाकी विषयों को समझते हैं, बाकी विषयों को पढ़ते हैं और उसी भाषा पर हम ध्यान नहीं देंगे, पेडागोजी ऑफ हिंदी को नहीं समझेंगे, तो शायद हम क्या कर सकते हैं? बेहतर तरीके से अपनी बातों को समझा नहीं सकते हैं, बेहतर तरीके से हम कर नहीं सकते हैं। तो हम यहाँ जाने आपके DLED प्रथम वर्ष के जो F8 पेपर है उसमें इकाई 4 में हमको पढ़ने की क्षमता के विकास के अंतर हमको जानना क्या क्या है और पढ़ना क्या क्या है। इसमें आपको कुछ प्रस्तावित कार्य भी दिए हैं। जब आप पाठ्यक्रम को देखेंगे, सिलेबस को देखेंगे, तब समझ पाएंगे कि आपके लिए कुछ प्रस्तावित कार्य भी दिए गए हैं जो कि आपको आपके विद्यालय में संपन्न करने हैं। वो अपने पाठ्यक्रम में देख लेंगे। फिलहाल हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए डायरेक्ट आपके हम क्लास को शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने पिछले 3 वीडियो में दिया था, यहाँ भी आपको हम एक प्रश्न दे रहे हैं। ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपको असाइनमेंट में दिया गया था और ये प्रश्न जो है आपके आगामी परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। यानी कि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कुछ दिनों बाद जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न आपका आ सकता है। तो आप ये प्रश्न नोट आउट कर लेंगे या फिर डिस्प्ले पर भी दिख रहा है, यहाँ से भी आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। वो प्रश्न यह है कि पढ़ने का क्या अर्थ है? बच्चों में पढ़ने की क्षमता का विकास आप कैसे करेंगे? स्पष्ट करें।
जब हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना है पढ़ने या पठन का तात्पर्य। पढ़ने का तात्पर्य क्या होता है, पठन किसे कहते हैं, सबसे पहले अब इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि आपके प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पढ़ने का क्या अर्थ है। बच्चों की पढ़ने की क्षमता का विकास आप कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको स्पष्ट रूप से अंकन करना है, स्पष्ट रूप से बताना है। तो हम एक एक करके दोनों चीज़ को डिफाइन करेंगे। पहले हम समझेंगे पढ़ने का क्या अर्थ है, इसके बाद हम जानेंगे बच्चों में पढ़ने की क्षमता का विकास हम कैसे कर सकते हैं। यानी कि जब आप इस प्रश्न को देखेंगे तो आप समझेंगे इस प्रश्न में दो प्रश्न समाहित किए गए हैं। पहला प्रश्न यह है पढ़ने का क्या अर्थ है, और दूसरा आपका प्रश्न है कि बच्चों में पढ़ने की क्षमता का विकास आप कैसे करेंगे या आपके द्वारा कैसे किया जाएगा। तो चलिए पहले हम एक प्रश्न का उत्तर देखते हैं, उसके बाद हम द्वितीय प्रश्न का उत्तर जानेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है पढ़ने या पठन का तात्पर्य। इसमें आप लिखेंगे साधारणतः पढ़ने को ही पठन या वाचन कहा जाता है। साधारण भाषा में, आम भाषा में क्या कहा जाता है, जो पढ़ने की प्रक्रिया को ही हम पठन भी कहते हैं और या फिर वाचन भी कहते हैं। यदि आप सभी डीएलएड के प्रथम वर्ष के आपका जो पेपर कोड F11 है, F11 में ही आपको जो है पढ़ना है वाचन, सृजनात्मक लेखन, इसके बारे में भी हमने वीडियो बना रखा है, जिसमें हम स्पेशल वाचन के ऊपर, जब आप F11 के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे वाचन के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसे आप देख सकते हैं। तो आपका जो पढ़ने का जो कंसेप्ट है और भी बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में भी उसे पुनः आपको क्लियर कर देंगे। लेकिन वाचन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ पर जा कर के आप वाचन को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चलिए हम आगे समझते हैं और जानते हैं कि पढ़ने या पाठन के तात्पर्य में होता क्या है। जैसा कि मैंने कहा आप सभी को, साधारणतः जो है पढ़ने को ही पठन या वाचन कहते हैं, किंतु भाषाई कौशल की दृष्टि से पढ़ने या वाचन का यह अर्थ नहीं है। यानी कह सकते हैं साधारण भाषा में आप तो पढ़ने को ही पठन या वाचन कह सकते हैं, लेकिन जब हम भाषाई कौशल की बात करते हैं, भाषाई कौशल की दृष्टि से देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि पढ़ने या वाचन का जो क्या है यह अर्थ नहीं होता है, क्योंकि पुस्तक पढ़ लेने से ही पठन या वाचन का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। यदि कोई किताब आप केवल पढ़ लेते हैं तो वो क्या होता है, केवल पढ़ लेने से वो प्रक्रिया जो है पठन या वाचन की वो पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि वास्तविक पठन वह है जब छात्र के पढ़ने के क्रम में ही पाठक उसका अर्थ समझ जाए, इसमें वह किसी प्रकार के कठिनाई का अनुभव नहीं करे। यह सदैव ध्यान रखे कि कोई लिपिबद्ध अक्षरों का तब तक कोई मूल्य नहीं होता जब तक वे विचारों का प्रतिनिधित्व न करे। यानी कि हमने यहाँ क्या समझा, जो चीज़ लिखा हुआ है यदि केवल आप उसे पढ़ लेते हैं तो पढ़ने मात्र से ही उसका दायित्व पूरा नहीं हो जाता है, जब तक उसे आप पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं, उसे हम कहते हैं पठन या पाठन। यानी कि आप किताब पढ़ रहे हैं तो किताब में जो जो बातें लिखी गई है, जो भी अक्षर लिपिबद्ध किए गए हैं, उन सबको आप पढ़ने के साथ साथ उसका अर्थ भी जानते हैं, उसे आप स्मरण भी करते हैं, तब जा कर के आपके क्या है पढ़ने की, पाठन की प्रक्रिया जो है संपन्न होती है। क्योंकि जो है जब तक कोई भी विचारों का प्रतिनिधित्व आपके द्वारा नहीं होगा, कोई भी पाठ्य अंश महान अर्थ नहीं रखता, किंतु यदि वह हमारे समक्ष अर्थ प्रकाशन न करे तो वह अर्थ क्या होता है, बेकार हो जाता है। पठन में लिपि को पढ़ना, पढ़कर समझना और पढ़कर अर्थ समझना तीनों ही सम्मिलित किया जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं जो आप पठन का कार्य कर रहे हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं, उसमें क्या करेंगे, आप लिपि को समझेंगे। जैसे हम उदाहरण की बात करें तो आपके बोर्ड पर हमने लिखा है पेडागोजी ऑफ हिंदी। ये कौन सी लिपि में लिखा गया है, आप सभी जानते होंगे, ये रोमन लिपि में लिखा गया है। क्योंकि इंग्लिश में है, इंग्लिश किस में लिखा जाता है, रोमन लिपि में लिखा जाता है।
और यदि हम हिंदी लिखेंगे तो हिंदी लिखा आता है आपके देवनागरी लिपि में। तो हम इस चीज़ को पढ़ पा रहे हैं, पेडागोजी ऑफ हिंदी को पढ़ पा रहे हैं, इसके अर्थ को समझ पा रहे हैं, यानी कि उसके हम लिपि को समझ पा रहे हैं। इसे आप पढ़ पा रहे हैं, पढ़कर आप समझ पा रहे हैं और इसका अर्थ भी निकाल पा रहे हैं। यानी कि अभी आप F8 को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये मेरा DLED का प्रथम वर्ष का पेपर कोड F8 है, हिंदी का शिक्षण शास्त्र, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं पेडागोजी ऑफ हिंदी, हिंदी का शिक्षण शास्त्र पढ़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, कोई लिपि लिखा हुआ है उसे पढ़ पाते हैं, उसे समझ पाते हैं, उसका अर्थ निकाल पाते हैं, तो क्या होता है, उसे हम पठन या वाचन की श्रेणी में रख सकते हैं। जिससे क्या होता है, आप एक बेहतर तरीके से जो प्रक्रिया है पठन या पाठन की, वो प्रक्रिया क्या होती है, पूरी हो पाती है। जिसमें क्या होता है, आपका ध्वनि और अर्थ के साथ साथ बाकी चीज़ें भी साथ ही चलती रहती है। कुछ पठन या वाचन के जो है उद्देश्य निम्नलिखित है। हम यहाँ कुछ बिंदु की बात करेंगे, कुछ पॉइंट की बात करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि पठन और वाचन के उद्देश्य क्या होता है। उस उद्देश्य के बारे में हम एक एक करके समझते हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर 1 हेडिंग देंगे, एक लिखेंगे और एक में हम जानेंगे कि वो प्रक्रिया कौन कौन सी है। बालकों को स्वर के आरोह एवं अवरोह का ऐसा अभ्यास कराना कि वे यथा अवसर भावों के अनुकूल जो है स्वर को प्रस्तुत कर सके। हम क्या करेंगे, जब किसी बालक को पाठ्य पुस्तक पढ़ाते हैं या जो भी चीज़ें पढ़ाएंगे तो उसके जो आरोह एवं अवरोह के क्रम होते हैं, उसका जो उच्चारण होता है, उच्चारण हम कैसे करेंगे, इसके बारे में क्या करेंगे, हम बेहतर तरीके से बताएंगे, ताकि वो कहीं भी जब उस शब्द का उच्चारण करे तो वो बेहतर तरीके से उसका उच्चारण कर सके, उसे प्रस्तुत कर सके। इसके बाद आप नंबर 2 में लिखेंगे, नंबर 2 में आपको लिखना है बालकों के अक्षर, शब्दों, उच्चारण, उचित ध्वनि, बल तथा सुस्वरता का उचित संस्कार कराना भी हम संपन्न करेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं बच्चे जो है किसी शब्द को कैसे उच्चारित कर रहे हैं, कैसे उच्चारण करना चाहिए, इसके बारे में भी आप उन्हें बच्चों को बताएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे नंबर 3 में, नंबर 3 में आपको लिखना है पुस्तक पढ़कर बालक उसका भाव समझ सके तथा दूसरों को भी समझा सके, इसके बारे में भी आप प्रयास करेंगे। यानी कि बच्चे आपके सामने कोई किताब पढ़ रहे हैं तो आपको करना क्या है, किताब पढ़ करके उसके भाव को बच्चे बेहतर तरीके से समझ सके कि किताब में जो कवि के द्वारा, जो लेखक के द्वारा जो बात लिखी गई है उसका अर्थ क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, कवि कहना क्या चाहते हैं, उस भाव को बच्चे समझ सके और ज़रूरत पड़ने पर वो किसी के समक्ष चीज़ों को समझा भी सके। इसके बारे में भी आपको बच्चे को बताना है। इसके बाद आपका 3 हो गया था, अब चौथा लिखेंगे आप यहाँ पर। नंबर 4 में आपको लिखना है बालकों को उच्चारण को क्या करेंगे, शुद्ध तथा स्पष्ट रूप में हम प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे। आपको करना क्या है, क्लासरूम में किसी शब्द को जो है बच्चे कैसे उच्चारण करते हैं, वो शुद्ध रूप से उच्चारण करते हैं कि नहीं करते हैं, उनका उच्चारण कैसा होना चाहिए, शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए। इसके बारे में भी आपको विचार प्रस्तुत करना है, इसके बारे में बच्चों को बताना है। चलिए 4 हो गया, आप लिखेंगे 5। नंबर 5 में आपको लिखना है बालकों को भावानुसार स्वर बदलने में भी कुशल बनाना। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम पुनः यह एग्जाम्पल देना चाहेंगे आपके पेपर कोड F11 का। F11 में आप सभी पढ़े होंगे नाट्य कला, यानी कि ड्रामा। ड्रामा में क्या होता है, भाव बदलने की जो कला होती है, स्वर बदलने की जो कला होती है, ये कला जो है आप सभी को सीखना होता है। तो ये चीज़ें क्या होती है, जब हम नाटक का मंचन करते हैं, जब हम स्टेज पर, रंगमंच पर किसी कला की प्रस्तुति देते हैं, तो वहाँ पर हमको परिस्थिति के अनुसार अपने बातों में, अपने स्वर में बदलाव करना होता है। तो जो स्वर बदलने की जो कला होती है, ये कला आपको क्या करना है, पेडागोजी ऑफ हिंदी के तहत नंबर 5 में आपको नोट करना है। चलिए उसके बाद आप 5 हो गया, आप अपना लिखेंगे 6, यानी कि
छठे नंबर पर आपको लिखना है बालकों के वाचन को मधुर तथा प्रभावोत्पादक बनाना। यानी कि क्या करना है आपको, बच्चों का जो उच्चारण होगा, उनका वाचन होगा, जो बच्चे कुछ बात बोलेंगे तो उसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि उनका उच्चारण कैसा हो, मधुर हो, मन को भाने वाला हो। तो हमने यहाँ पर 6 पॉइंटों में जाना, 6 पॉइंटों में जाना कि बच्चे जो हैं कैसे बेहतर वाचन कर सकते हैं, कैसे बेहतर वो प्रस्तुति कर सकते हैं, कैसे अपनी ध्वनि को बेहतर तरीके से उच्चारित कर सकते हैं। हमने 6 पॉइंटों में आपके समक्ष डिस्कशन प्रस्तुत किया, जिसे भी आप परीक्षा के दरमियान सबको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आपको लिखना है उपयुक्त वाचन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षकों को जो है सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। अब यहाँ पर आपका दायित्व क्या बनता है, जो इतने सारा वाचन जो है, इन वाचन की प्रस्तुतिकरण के लिए आपको भी क्या करना है, आपको सदैव एक्टिव रहना है। क्योंकि यदि आप एक्टिव नहीं रहेंगे, आप उत्साहित नहीं रहेंगे, तो बच्चे क्या होंगे, सब चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख नहीं पाते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर 6 पॉइंट में सब चीज़ें डिस्क्राइब तो कर देंगे परीक्षा में, लेकिन इसका प्रयोग आपको अपने क्लासरूम में बच्चों के समक्ष भी करना है। क्योंकि जब तक उन्हें आप बच्चों के बीच सब चीज़ें प्रस्तुत नहीं करेंगे, बच्चे क्या होगा, सब चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ नहीं सकते हैं। चलिए इसके बाद हम समझते हैं, आपको हेडिंग देना है बच्चों में पढ़ने की क्षमता का विकास। आप क्या कर सकते हैं, स्टार दे के हेडिंग दे सकते हैं, स्टार देंगे, उसके बाद आपको लिखना है बच्चों में पढ़ने की क्षमता का विकास। किसी बच्चे में पढ़ने की क्षमता का विकास कैसे होता है, इसके बारे में चलिए हम जानते हैं। आप लोग हेडिंग दे दिए होंगे, हेडिंग आपको देना है बच्चों में पढ़ने की क्षमता का विकास। इसमें आप सभी लिखेंगे बच्चों में पढ़ने की क्षमता का विकास करने हेतु निम्नलिखित सामग्रियों का प्रयोग किया जा सकता है। यानी बच्चों की पढ़ने की क्षमता के विकास में आप एरो दे करके लिखेंगे, आपको लिखना है बच्चों में पढ़ने की क्षमता का विकास करने हेतु निम्नलिखित सामग्रियों का उपयोग किया जा सकता है। वो सामग्री कौन कौन सी है, उसके बारे में हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, जब आप परीक्षा में उत्तर लिखें, आंसर लिखें, तो आपका प्रयास ये रहना चाहिए, आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम अपने उत्तर को जितना सरल रूप में प्रस्तुत करें, उसे एक एक करके हम पॉइंट वाइज नंबर दे देकर या फिर हाईलाइट करके स्टार के द्वारा, एरो के द्वारा, जो भी मेरे हाईलाइट हैं उसका हम प्रयोग करेंगे। आपकी परीक्षा में जो है ब्लैक एवं ब्लू पेन को क्या होता है, अलाउ किया जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो आप हेडिंग लिखेंगे, जिसे हम यहाँ हेडिंग लिखवा रहे हैं, इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, और जो इसके उत्तर जो आप एक एक पॉइंट में लिख रहे हैं, इसको आप ब्लू से लिख सकते हैं। तो चलिए आप नंबर 1 में लिखेंगे, एक में आपको लिखना है पाठ्य पुस्तक। क्योंकि बच्चों की पढ़ने की क्षमता का विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है, पाठ्य पुस्तक का होता है। पाठ्य पुस्तक क्या होता है, पाठ्य पुस्तक एक में लिखेंगे आप पाठ्य पुस्तक, इसके बारे में आपको लिखना है। इसमें आप लिखेंगे यह परंपरागत अधिगम सामग्री है। पाठ्य पुस्तक क्या है, एक ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, यानी कि एक परंपरागत अधिगम सामग्री है। यह अध्यापक और छात्र दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि ये वीडियो हम यदि बना रहे हैं, तो ये वीडियो बनाने से पूर्व हमने क्या किया था, आपका जो सिलेबस है, पहले आपके सिलेबस के F8 को पूरी तरह से अध्ययन किए। अध्ययन करने के उपरांत इससे संबंधित जितने भी पाठ्य पुस्तक आपके हैं, जो कि महाविद्यालय के लाइब्रेरी में हैं या फिर इंटरनेट के माध्यम से, मैंने सारे मैटर को इकट्ठा किया, उसका अध्ययन किया। उसके उपरांत हम इस वीडियो का निर्माण कर रहे हैं आप सभी के लिए। क्योंकि क्या होता है, पाठ्य पुस्तक जो होता है, जितना महत्वपूर्ण आपके लिए है, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए है। यानी कि आप समझ सकते हैं या कह सकते हैं, जितना मेहनत आप अपने घर पर करते हैं अपने विषय को पढ़ने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत हमको करना पड़ता है आपके विषय को पढ़ाने के लिए। कारण क्या है, कारण यह है कि मेरा विषय जो है, आप सभी जानते हो कि मेरा विषय
F11 है, यानी कि फाइन आर्ट है, चित्रकला है। और पेडागोजी ऑफ हिंदी का जो हम अध्ययन करा रहे हैं, यदि पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, कठिन मेहनत करनी पड़ती है। पूरे आपके पाठ्य सामग्री का अध्ययन करना पड़ता है कि आपके पाठ्य सामग्री में दिया क्या क्या है, कैसे उसको पढ़ाना है, कैसे डील करना है, एक एक पॉइंट को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो जितना मेहनत मेरे द्वारा भी किया जाता है, यदि उतना मेहनत आप भी करें तो आप अपनी परीक्षा में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। बेहतर प्रदर्शन करने का रीज़न क्या है, जब उतना आप मेहनत कर लेंगे तो आपको अपना उत्तर लिखते समय कभी भी किसी कॉपी को, किताब को या किसी भी नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे आपके समक्ष प्रश्न आएंगे, तुरंत आपके मस्तिष्क में वो प्रश्न याद आ जाएंगे कि मैंने इस प्रश्न को पढ़ा था, इसका उत्तर हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हो सकता है कि जो मैं नंबर सीक्वेंस से लिखा रहा हूँ आपका नंबर इधर उधर हो जाए, लेकिन आप अपना उत्तर सटीक लिख पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है जो पाठ्य पुस्तक होता है वो जितना महत्वपूर्ण आप सभी के लिए होता है, यानी कि छात्रों के लिए होता है, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण अध्यापक के लिए होता है। जब आप सभी एक शिक्षक बनेंगे, जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे, तब आप इसकी उपयोगिता को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए इसमें आगे आपको लिखना है, इसमें लिखेंगे आप इसका प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, आदर्श पठन, अनुकरण, वाचन, मौन पठन, गृह कार्य, पठन अभ्यास एवं पठित अंशों की पुनरावृत्ति में कर सकते हैं। हम पाठ्य पुस्तक का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसका प्रयोग आप होमवर्क बनाने में, यानी गृह कार्य में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको क्या किया था, प्रत्येक दिन होमवर्क दिया जाता है, गृह कार्य आपको दिया जाता है। तो गृह कार्य को आप पूरा कैसे करते हैं, गृह कार्य को पूरा करने के लिए आप कि जो पाठ्य पुस्तक है, आप पाठ्य पुस्तक को देखते हैं, पाठ्य पुस्तक से आप इसका उत्तर ढूंढते हैं, या फिर इंटरनेट पर उस प्रश्न से संबंधित आर्टिकल को पढ़ते हैं, या फिर उस प्रश्न से संबंधित जो वीडियो आपको प्रदान किए जाते हैं उस वीडियो को देखते हैं। क्योंकि आप सभी जानते होंगे जो आपको होमवर्क दिया जाता है उसका वीडियो भी प्रत्येक दिन अपलोड कर दिया जाता है, यानी कि आपको शाम में होमवर्क दिया गया और अगले दिन सुबह या फिर शाम तक आपको वीडियो भी अपलोड हो जाता है। तो आप वीडियो को देख करके भी उस होमवर्क को पूरा करके, जो गृह कार्य आपको दिया जाता है, गृह कार्य को पूरा करके आप उसे भेज सकते हैं, उसे सेंड कर सकते हैं। तो चलिए एक हो गया, अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर के। द्वितीय को क्या, कौन सा रीजन है, कौन सी वस्तु है, कौन सी वो सामग्री है जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते होंगे जब हम पाठ्य पुस्तक की बात कर लिए तो दूसरा आपका आता है श्यामपट। श्यामपट यानी कि इसे बोर्ड, जो बोर्ड आप देख रहे हैं इसे हम लोग श्यामपट कहते हैं। श्यामपट इसलिए कहा जाता है ब्लैक बोर्ड, क्योंकि पहले आपका बोर्ड क्या होता है, ब्लैक होता था। आप ब्लैक पर हम लोग किससे लिखते थे, वाइट चौक से लिखा करते थे। लेकिन आज क्या है, आज कंसेप्ट उल्टा हो गया है, आज आपका बोर्ड वाइट हो गया है और हम लोग इस पर ब्लैक कलर से लिखते हैं। फिर भी इसको हम लोग श्यामपट ही कहेंगे, क्योंकि श्यामपट एक ट्रेडिशनल नाम है, एक पुराना नाम है। तो आप श्यामपट को आप वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड की से समझ सकते हैं। ये भी क्या होता है, एक महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में इसे भी माना जाता है, क्योंकि बच्चे की जो पढ़ने की क्षमता का विकास होता है वो जितना महत्वपूर्ण एक पाठ्य पुस्तक का होता है उतना ही महत्वपूर्ण एक वाइट बोर्ड का भी होता है या ब्लैक बोर्ड का भी होता है, श्यामपट का भी होता है। दूसरे नंबर में यानी कि श्यामपट में आपको लिखना है, यह भी परंपरागत शिक्षण सामग्री है। जैसे मैंने कहा ये क्या है, श्यामपट या वाइट बोर्ड आपका जो है ये भी एक परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल शिक्षण सामग्री है। इसका प्रयोग जो है शब्दार्थ बोध, वर्तनी शिक्षण, वाचन अभ्यास, शब्द प्रधानी प्रणाली, समवाय प्रणाली, भाषा तत्वों के स्पष्टीकरण में कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम किसलिए करते हैं, इसका प्रयोग जैसे कि मैंने यहाँ प्रयोग किया आपके क्लास आपका जो है DLED फर्स्ट ईयर लिखने के लिए। इसके उपरांत आपका पेपर बोर्ड F8, फिर पेडागोजी ऑफ हिंदी। तो इस सब का प्रयोग हम जो आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो महत्वपूर्ण यूनिट है, या ऐसे शब्द जिसकी वर्तनी आपको नहीं आती, आप नहीं लिख सकते हैं, उन सब का लिखने के लिए हम इस बोर्ड का प्रयोग करते हैं। चलिए इसके बाद आप लिखेंगे थर्ड नंबर में, यानी कि तीसरे नंबर में आपको लिखना है चार्ट।
चार्ट आप सभी समझते होंगे, जिसका हम लोग चार्ट पेपर भी बोलते हैं। इसका प्रयोग क्या क्या था, इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इसका प्रयोग आप सभी अध्यापक जो है उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द इत्यादि चार्ट पर बनाकर उसकी सहायता से उच्चारण को हम अभ्यास करवा सकते हैं। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, चार्ट के माध्यम से एक TLM का निर्माण कर सकते हैं। TLM आप सभी जानते होंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसको बोलते हैं TLM। आप चार्ट से क्या कर सकते हैं, चार्ट पेपर मार्केट में उपलब्ध होता है, जिससे आप कई तरह का TLM का निर्माण कर सकते हैं। TLM का निर्माण के लिए हम जैसे कि आपको बताए थे F11 जो आपका है कला समय की शिक्षा, तो कला के माध्यम से आप बहुत ही बेहतरीन चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं, बेहतरीन TLM बना सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस कला में जो चीज़ आपको बताई गई है, कला की सामग्रियों का आपको बेहतर तरीके से प्रयोग करना है। जब आप बेहतर तरीके से कला का प्रयोग करेंगे, आर्ट का प्रयोग करेंगे, तो आप बहुत ही सुंदर TLM का निर्माण कर सकते हैं, जो कि आपके DLED प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 में है। और आगे जब आप DLED सेकेंड ईयर में जाएंगे, तो DLED सेकेंड ईयर में एक आपका पेपर है S3। S3 में आपको पढ़ना है वर्क एंड एजुकेशन। वर्क एंड एजुकेशन में हमको TLM बनाना भी सीखना है। TLM कैसे बनाएंगे, TLM कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे पेपर कोड S3 DLED सेकेंड ईयर में। इसका वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप चाहें तो DLED सेकेंड ईयर के प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो को भी आप देख सकते हैं। क्योंकि ये सेकेंड ईयर का मैटर है, लेकिन आप TLM बनाना सीखना चाहते हैं, TLM होता क्या है, इसके कंसेप्ट को जानना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको जाना है DLED सेकेंड ईयर के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर इसका वीडियो अपलोड किया जा चुका है, उसे भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ चार्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, TLM बनाने में तो करते ही है, और इसके साथ ही साथ और भी बेहतर कार्य हैं, सब जगह इसका प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आपको चौथे नंबर पर लिखना है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड क्या होता है आपको हम बताना चाहते हैं। फ्लैश कार्ड लिखेंगे, फ्लैश कार्ड FLASH, फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड की सहायता से भी आप क्या कर सकते हैं, वर्तनी तथा वाक्यों की संरचना का ज्ञान बच्चों को करा सकते हैं। फ्लैश कार्ड के बारे में पुनः जिक्र करना चाहेंगे आपका, जो मैंने अभी कहा था आपके थ्योरी में TLM के बारे में, उसी तरह फ्लैश कार्ड बनाना भी आपके S3 में बताया गया है, बहुत बेहतर तरीके से वहाँ बताए हैं। आप वहाँ जाकर के फ्लैश कार्ड भी समझ सकते हैं। फ्लैश कार्ड बेसिकली होता क्या है, एक छोटा छोटा कार्ड होता है जिस पर हम कोई अच्छा लिख देते हैं, कोई अंक लिख देते हैं। इसका वीडियो आप सभी के सुविधा के लिए जो आपके फ्लैश कार्ड बताने का तरीका जो बताए हैं जिस वीडियो में, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल दिए हैं, जिससे कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आप वहां से भी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप, जैसे मैंने पहले बताया था, आपको जाना क्या है, DLED सेकेंड ईयर के प्लेलिस्ट में जाना है, और वहाँ पीछे भी आप इसका वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पर हम फ्लैश कार्ड के बारे में बेहतर से उस वीडियो में चर्चा किए हैं। चलिए, इसके बाद आप लिखेंगे शब्द सूची। शब्द सूची क्या होता है, शब्द सूची एक फ्लैश कार्ड की तरह बनता है, जिसमें हम कार्डबोर्ड में क्या करते हैं, शब्द सूची तैयार करके बच्चों को शब्द भेद में अंतर कराते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं बच्चों को एक लिस्ट दी जाती है जिसमें बहुत सारे शब्द अंकित रहते हैं। जब बच्चे उस शब्दों को पढ़ते हैं तो शब्दों को पढ़ करके उनके क्या होता है, शब्द ज्ञान उनके अंदर होता है, और सब चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इसके बाद आपका कितना हो गया, 4 हो गया है। अब आप लिखेंगे 5वें नंबर में। नंबर 5 में आपको लिखना है भाषा प्रयोगशाला। भाषा प्रयोगशाला में आप सब लिखेंगे यह एक आधुनिक तकनीकी साधन है। यानी कि इसके पहले जो हम जान रहे थे, जैसे कि हमने चार्ट जाना, शामपट के बारे में बात किए, और आपके सब सूची देखे, TLM जाने, फ्लैश कार्ड जाने, ये सब क्या था, आपका एक ट्रेडिशनल तरीका था। आपने शामपट के बारे में बात किया था, तो ये सब आते हैं आपके ट्रेडिशनल तरीके के अंतर्गत। लेकिन यदि हम टेक्निकल तरीके में जाओ तो ट्रेडिशनल था, लेकिन अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी के, यानी कि ICT के बारे में। ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
तो आईसीटी का प्रयोग हम एजुकेशन में करते हैं, शिक्षा में करते हैं, तो हम यहाँ क्यों नहीं करें? यानी कि जब हम पेडागोजी ऑफ रीडिंग करता है, जब हम इस सब की बात कर रहे हैं, ट्रेलर की बात कर रहे हैं, फ्लैश कार्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम आईसीटी का प्रयोग करेंगे, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, जिसके अंतर्गत आपका आता है भाषा प्रयोगशाला। भाषा प्रयोगशाला क्या होता है? यह एक आधुनिक तकनीकी साधन है। इसमें भाषा प्रयोगशाला आधुनिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला होता है, जहाँ पर कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर इत्यादि समस्त आधुनिक तकनीकें मौजूद होती है, जिन्हें आवश्यकता के अनुसार व्यवस्थित करके हम शिक्षण में अपेक्षाकृत सुधार कर सकते हैं। आप सभी को यदि याद होगा तो जब महाविद्यालय आप आते थे तो महाविद्यालय में एक था लैंग्वेज लैब, जिसमें भी आप सभी को क्लास कराया गया था। तो उसमें लैंग्वेज लैब में क्या होता है? हम भाषा को समझते हैं, भाषा के द्वारा सब चीज़ें हम कैसे उच्चारण करेंगे, किस शब्द का उच्चारण हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बेहतर तरीके से बताया था। चलिए इसके बाद एक छठा और अंतिम लिख लीजिए। इसमें लिखेंगे ग्रामोफोन। ग्रामोफोन क्या होता है? इसका प्रयोग प्रारंभिक स्तर के बालक हेतु क्या होता है? अधिक उपयोगी होता है। इसके माध्यम से हम सुंदर गीत, कविता, छोटे छोटे पद्यांश और बालकों को ध्यान में रखकर आकृष्ट किया हुआ जो भी खेल हैं, जो भी प्ले हैं, जो भी वीडियो हैं, वीडियो के जो गीत हैं, वो सब उन्हें ग्रामोफोन के माध्यम से बच्चे को दिखा सकते हैं और उन्हें प्रेरित भी कर सकते हैं। सीखने के लिए आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें आप प्रेरित भी कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हम जान रहे थे आपके डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F8 पेडागोजी ऑफ हिंदी के तहत हमने आज के वीडियो में जाना आपके इकाई 4 पढ़ने की क्षमता का विकास के अंतर्गत हमने आपको जो प्रश्न दिया था, पढ़ने का क्या अर्थ है और बच्चों में पढ़ने की क्षमता का विकास आप कैसे करेंगे, इसके बारे में हम आज के वीडियो में चर्चा की और बात की है। इसके तहत और भी बहुत चीज़ें थी जो कि मैंने जब आज का हम विश्लेषण कर रहे थे पाठ्यक्रम का, उसके अंतर्गत आपको बताया था कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बाल साहित्य की भूमिका क्या होती है, स्किप रीडिंग, स्क्रीन रीडिंग किसे कहते हैं, इन सब के बारे में भी हम एक एक करके जानेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।